डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। और जैसा कि हम जानते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी स्पीसीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये इसका मकसद या ये ऑब्जेक्टिव उस स्पीसीज़ के एग्जिस्टेंस को नेचर में बनाए रखना होता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और ये जो लेक्चर है वो बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। अगर हम ये देखें कि इस लेक्चर को बनाने के पीछे मेरा ये मकसद था कि ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, पर्सनल लेवल पर भी और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखें, अगर यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तो सिस्टम, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। चूँकि ये लेक्चर काफ़ी इसके लिए कम से कम 2 लेक्चर्स की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। पहला जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसके दूसरा जो वीडियो अगर आप देखेंगे इसके बाद आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यू विल फाइंड दैट इन दैट वीडियो we will discuss the hormonal control or how reproductive system functions. इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो मैंने इसमें मेंशन किया है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गन्स दैट मेक्स अप मेन रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम. दीज ऑर्गन्स डू द फॉलोइंग जॉब्स विद इन योर बॉडी. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन में, वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट करता है, और यूरिनरी सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, जिसको स्पर्म को हम मेल गैमीट भी कहते हैं, और उसको ट्रांसपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ सीमन. सीमन एक फ्लूइड होता है जो कि जिसमें स्पर्म ट्रैवल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है. मेल गैमीट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे फीमेल जो गैमीट है जिसको हम ओवम भी कहते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है. द डिस्चार्ज स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द प्रोड्यूस एंड मेल सेक्स हार्मोन्स ऑल्सो. जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेकंड लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर होगा, उसके बारे में हम मेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल जेनिटालिया और इंटरनल. What are the external male reproductive structure? Most of the male reproductive system is located outside of your abdominal cavity or pelvis. The external part of male reproductive system include the penis, scrotum and testicle. जैसा मैंने आपको बताया कि इसको हम अपनी आसानी से समझने के लिए एक्सटर्नल जेनिटालिया और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें पेनिस और एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम और टेस्टिकल्स होते हैं. ये एक डायग्राम है टिपिकल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप देखते हैं कि ये पेनिस, उसके बाद टेस्टिस देख रहे हैं, टेस्टिस जो है स्क्रोटम में इनक्लोज्ड है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एपिडिडमिस से इससे कनेक्ट है. उसके बाद वास डिफरेंस है जो कि स्पर्म्स को एक कैरी करती है, और इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल से. ये इनके जो फंक्शंस हैं हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जब एक्सटर्नल जेनिटालिया पर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो सबसे फर्स्ट
और विजिबल ऑर्गन होता है वो पेनिस होता है, जिसके द्वारा इंटरकोर्स के द्वारा स्पर्म्स को या गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस ये यूरिनरी जो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, वो इसको भी ये उसके लिए यूरिनेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये पेनिस से रिलेटेड है, इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। स्क्रोटम देखेंगे, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस जो है लॉज रहते हैं, यानी टेस्टिस उसके अंदर रहते हैं। ये बाहर इसलिए होता है कि ये बॉडी से इसका टेम्परेचर कुछ कम होता है, बॉडी टेम्परेचर से इसका कुछ टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ये स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है। यदि टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही होगा स्क्रोटम का, तो इससे जो स्पर्म्स हैं उनमें डैमेज पहुंच सकता है और उनकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है, इसलिए ये बॉडी से बाहर होते हैं। टेस्टिस is the organ where sperms are produced or male reproductive hormones are produced। ये स्क्रोटम में रहते हैं। और टेस्टिस के अगर बेसिकली देखें तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जिसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है और मेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। और टेस्टिस इज द प्लेस वेयर मेल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। और इस पूरे टेस्टिस के बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो एपिडिडिमिस है। एपिडिडिमिस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। ये तीनों पार्ट बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होने के बाद वो एपिडिडिमिस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और जहाँ पर वो मोटिलिटी गेन करते हैं। कॉडा इज द रीजन, कॉडा मीन्स थर्ड रीजन ऑफ द एपिडिडिमिस, जहाँ पर स्पर्म मोटिलिटी एक्वायर कर लेता है और जिससे कहना चाहिए कि फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी उसमें आ जाती है। What are the internal male reproductive organs? You have several internal organs, also called the accessory organs, that play big important role in the male reproductive system. जैसे नेक्स्ट आता है वॉस डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में वीडीवी कहते हैं। और इसको कट करने से जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है, जिसको वेसेक्टोमी कहते हैं। वीडी एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एपिडिडिमिस से स्पर्म एंटर करके सिंपली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट्स आर formed by the fusion of the vas deferens and the seminal vessel. The ejaculatory duct empty into the urethra। यानी ejaculatory duct जैसे इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है, ये जो भी जिसे कहना चाहिए कि ऑर्गन्स के द्वारा सिक्रीशन है और स्पर्म उसको जो है ये एम्प्टी करता है, खाली करता है। और ये पूरा जो मिक्सचर होता है उसको सीमन कहते हैं। यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड योर बॉडी। हिंदी में अगर इसको कहें तो ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आता है। सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और इससे इसके जो सिक्रीशंस होते हैं ये सेमिनल वेसिकल में इसमें शुगर रिच फ्लूइड होता है, जिसमें मेनली फ्रैक्टोज होता है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी जनरेशन के लिए ज़रूरी होता है। और इसके द्वारा स्पर्म जो है मोटिलिटी एक्वायर करता है और ये जो है सीमन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज ऑल वॉलनट structure that located below the urinary bladder in front of the rectum। इसको हिंदी में समझें तो ये एक वॉलनट स्ट्रक्चर होता है और यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के पास होता है। द प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट द एडिशनल फ्लूइड इन द
एजैकुलेट। ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सीमन में ये कंट्रीब्यूट करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रेशंस हैं वो स्पर्म को नरिश करने का कार्य करते हैं। Vulvourethral glands. The vulvourethral glands or copper glands are pea-sized structure located on the sides of urethra. यानी ये पी यानी जिससे कहना चाहिए मटर के दाने के समान होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होते हैं। These glands produce clear slippery fluid. इससे क्या होता है कि एक स्लिपरी फ्लूइड ये सिक्रीट करते हैं और एक इजी ट्रांसपोर्ट के लिए जो सीमन के इजी ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, हमने पूरा ये लेक्चर जो था वो पूरी तरह से ऑर्गन्स के ऊपर था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऊपर था, हार्मोन्स के ऊपर हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेल गैमीट को सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद फीमेल सिस्टम में ट्रांसफ़र करना होता है और उसके फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो आज हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम हार्मोन सिस्टम और हाउ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।